लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू एलएलसी। ये वाला एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है बिकॉज दिस टाइम वी वांटेड टू फोकस ऑन सम काइंड ऑफ फाइनेंसेस। तो हम लोगों ने इस बार स्टॉक इन्वेस्टिंग का टॉपिक चूज किया है और हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक्चुअली मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और वो काफी टाइम से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट ही इज नॉट अ सर्टिफाइड स्टॉक ब्रोकर और अ फाइनेंशियल एडवाइजर, इसलिए अपना विवेक, अपना विजडम इस्तेमाल करें और तभी स्टॉक्स में एक्चुअली एंट्री लें। वो कुछ एग्जाम्पल जरूर लेंगे स्टॉक्स के बारे में, जैसे कि ये कंपनी वो कंपनी, बट वी आर नॉट एट ऑल रिकमेंडिंग एनी काइंड ऑफ स्टॉक। दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस एंड एग्जाम्पल, और बाकी आप अपना विजडम यूज करें और करें। सो आइए सीधा जंप ऑन करते हैं इस एपिसोड में। वेलकम टू द शो। विभोर सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। वेरी गुड। आशा करता हूँ आप भी अच्छे हाँ होंगे। जी सर, ऑल गुड। चले सर, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था, स्टॉक्स। आई थिंक मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, स्पेशली इंडिया के अंदर फॉर पास्ट सो मेनी मंथ्स और या ईयर्स, है ना। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे आज हम लेंगे स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि मुझे पता है आप कुछ टाइम से स्टॉक्स कर रहे हैं। ऑल्दो आई वांट टू disclose this disclaimer that he is not a certified financial planner or a stock investor, but कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं, एंड आई थिंक यू हैव गेन्ड अ गुड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो आज आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बिल्कुल। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि होता क्या है पब्लिक के लिए। देखिए सर, स्टॉक मार्केट बेसिकली आपका लिस्टेड एक्सचेंजेस पर जो स्टॉक्स किसी कंपनी के होते हैं, बेसिकली स्टॉक्स, पहले हम ये समझ लेते हैं स्टॉक मार्केट से कि स्टॉक क्या होता है। स्टॉक बेसिकली आपकी ऑनरशिप होती है किसी कंपनी की एसेट्स में। जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं, दैट मीन्स आप पार्शियली उस कंपनी की ऑनरशिप गेन करते हैं। दैट इज बिकॉज जब एक कंपनी लिस्ट करती है, वो उस स्टॉक की परचेज के बाद द स्टॉक ऑनर्स विल गेट द वोटिंग राइट्स। इसके अलावा उस कंपनी के एसेट्स पर भी उसको राइट्स मिलते हैं। तो बेसिकली स्टॉक आपको उस कंपनी के ऑनरशिप राइट्स देते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। जब कोई कंपनी लिस्ट हो जाती है तो वो बेसिकली इंडिया में दो एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस या शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम एनएससी बोलते हैं, इसी तरीके से भारत स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम शॉर्ट में बीएसई बोलते हैं। तो जब कोई कंपनी अपना स्टॉक लिस्ट करती है तो वो इन दो एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है, या किसी किसी केस में वो सिर्फ भारत स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। तो आप जब स्टॉक लिस्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वो स्टॉक की आपको एक एंट्री मिलेगी, उसको एक पर्टिकुलर कोड भी मिलता है, और उसके बाद आप उसमें जो आपका स्टॉक ब्रोकर है उसकी एप्लीकेशन के थ्रू आप उस स्टॉक में फिर परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। और लाइव ट्रैकिंग भी अपन कर सकते हैं कि मेरा स्टॉक वैल्यू आज कहाँ जा रही है। बिल्कुल, आप किसी स्टॉक की करंट प्राइस देख पाएंगे, उसका हिस्टोरिकल डेटा भी देख पाएंगे कि इस स्टॉक का प्राइस लेट से एक महीने पहले क्या था, एक साल पहले क्या था, या इसकी लिस्टिंग जब हुई थी उस समय क्या था। तो इससे आप उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं कि ये स्टॉक लेट से 2% पर मंथ की एवरेज से ग्रो करता है। तो ठीक है, तो ठीक है, आपकी थोड़ी सी लर्निंग पे जाते हैं, थोड़ा सा रिवर्स चलते हैं। आपने पहली बात तो ये कब स्टार्ट किया? बिकॉज जस्ट फॉर ऑडियंस सेक, हम लोग एक दूसरे को बहुत साल से जानते हैं। आई थिंक इट्स बीन 13-14 ईयर्स अच्छे से। पहले हम दोनों को स्टॉक्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। सो मैंने तो जो ज्ञान आपसे लिया है स्टॉक्स के बारे में, आई थिंक वो आपसे ही लिया है, और आपने भी आई एम श्योर कहीं ना कहीं से लिया होगा थ्रू सोशल मीडिया, या आजकल बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। तो वो आप थोड़ा सा बताओ कि आपको पहली बात तो ये इंटरेस्ट जागा कि मैं इसको स्टॉक्स के बारे में करूं, और फिर लर्निंग कहाँ से आपने ली, और उस लर्निंग को आज आप किस लेवल तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सर इस एक्सपीरियंस से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। स्टॉक मार्केट में मेरा इंटरेस्ट सर आया 2020 में, जब आईटी कंपनीज में वर्क फ्रॉम होम आया। उस समय पर बिकॉज मैं हमेशा घर में रहता था, ऑफिस नहीं जाना होता था, तो उस समय पर कुछ हमेशा खाली समय मिल जाता था, क्योंकि कंपनीज में बीच में 1 या 2 घंटे ऐसे होते हैं जो आप अपने ऊपर लगभग लगा सकते हैं। तो उस केस में मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के तरीके भी खोजने चाहिए। ऐसा कुछ लगा कि अगर
अपनी रेगुलर इनकम के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम बनाई जा सकती है, तो क्यों ना उसको एक्सप्लोर किया जाए। तो इसके 2 या 3 वजह रही होंगी जो मुझे लगता है। पहली वजह ये कि मैंने कुछ लोगों के बारे में सुना जो सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर्स हैं, तो एक मेरे इंटरेस्ट की वजह वो रही। दूसरा ये कि मेरे पास कुछ समय था एक्स्ट्रा जिसमें मैं एक चाहता था कि एक डिज़ायर टू वेल्थ क्रिएट, राइट, ये एक सो मेरे वेल्थ लिए फैक्टर क्रिएशन था। इज हाँ, नंबर वन। प्लस एक फैमिली मेंबर से और बाकी आस-पड़ोस के लोगों से मैंने सुना कि ये एक कैरियर में मतलब आप में आपका पैसे कमाने का एक ज़रिया बन सकता है, अगर आप इसको अच्छे से सीख लें। सो सेकंड कुड बी इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पीयर्स, राइट? Information from हाँ, peers, again like staying with the trends, जैसे हाँ, आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, आपको दिखता है कि अच्छा ये कंपनी अच्छा कर रही है और इसका जो है आगे ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा है, तो व्हाई नॉट वी इन्वेस्ट इन दैट एंड देन अर्न सम मनी एज वेल। तो एब्सोल्युटली, इस वजह से मुझे उस समय इंटरेस्ट आया। लकीली उस समय मेरे पास थोड़ा सा टाइम स्पेयर था, तो मैंने इसको एज एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शुरू किया था। वेरी गुड। इसको लगभग अब 4 साल हो चुके हैं, 2020 में स्टार्ट किया था, तो 4 साल से ज़्यादा लगभग हो चुके हैं। और शुरुआत में मैंने बहुत ही बेसिक स्टार्ट किया था। जो पहला स्टॉक मैंने लिया था, वो था एसबीआई। मुझे लगा था कि वो स्टॉक उस समय पे काफ़ी अपने प्राइस से गिर गया था। तो जस्ट टू सी कि क्या इसको एक ऑप्शन बनाया जा सकता है, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ शुरुआत करी। शुरुआत में मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच कर आया था, तो मैंने एसबीआई, पीएनबी और 1-2 और स्टॉक थे जो लिए थे, उनको मैंने लिया और फिर मैंने उसमें लगभग 6 महीने तक कुछ नहीं किया। फिर मैंने देखा कि 6 महीने बाद उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल मुझे दिखने लगा था। उस ओके, समय पे मुझे लगा कि हाँ, अगर इसको पेशेंस के साथ किया जाए, तो हाँ, इसमें पैसा बन सकता है। राइट। एंड जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, आई थिंक वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी। फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने नाम लिया एसबीआई का या पीएनबी का, तो जस्ट एज एन एग्जांपल, क्योंकि कोई भी अपनी जर्नी स्टार्ट करता है वो एक एग्जांपल से सीखता भी है और उसी एग्जांपल को आगे लोगों को बताता भी है। सो दिस जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई प्रमोट कर रहे हैं किसी को। बिल्कुल, और मैं ये भी राइट, बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही साधारण व्यक्ति होने की वजह से मुझे बहुत सारी कंपनीज़ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स नहीं मालूम हैं। तो जब मैं शुरुआत कर रहा था, उस समय मुझे लगता था ऐसी कौन-सी कंपनीज़ हैं जो स्टेबल रहती हैं, जिनका सब्सक्राइबर बेस एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं करता है, या ऐसी कंपनीज़ जो जिनके घाटे में जाने की संभावना बहुत कम है। तो उस समय मुझे लगा एसबीआई एक नेशनलाइज़्ड बैंक है। ठीक है, उसमें हमेशा लोगों के अकाउंट्स रहते ही हैं, राइट, और एसबीआई लॉस में जाए इसकी संभावना मुझे उस समय कम लग रही थी। इवन दो वो जा सकती है, लेकिन इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के लॉस में जाने का मतलब इंडिया की पूरी इकोनॉमी ही लॉस में जाना, जो कि मतलब इतना प्रोबेबल नहीं है। नहीं है। तो जो मुझे उस समय लगा कि ऐसी कंपनी जो अपने फील्ड की टॉप में है, प्लस जिनके नीचे जाने की संभावना कम है, ये 2 फैक्टर्स थे जिसके आधार पे मैंने ये स्टॉक चुना था। ठीक है। अब आपको आपने बताया करीब 4 साल आपको हो गए हैं इसमें ये करते हुए। एक 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 थोड़ा-सा वो होता है ना कि अपने आप को रैंक करने वाली बात। मान लीजिए मैं 10 में से आपको पूछूँ कि आज आपको कितनी नॉलेज हो गई है, 10 में से तो आप अपने आप को क्या रैंक करेंगे? और उसका ऑब्जेक्टिव ये है पूछने का कि बहुत लोगों को ये लगता है यार मैंने ये कोर्स कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 महीने का कोर्स कर लिया, बस मेरे को अब आ गया, अब मैं ये करूँगा काम, या 1 साल का कर लिया या 2 साल का तजुर्बा हो गया, उसके बाद लगता है कि यार मेरे को सब कुछ आ गया करना। बट आई थिंक वो स्टोरी, वो सॉरी नॉट स्टोरी, वो एजम्पशन मुझे लगता है वो ठीक नहीं होती है। तो इसलिए क्योंकि आपको 4 साल हो गए हैं, आप अपने आप को कहाँ रैंक करते हैं? अगर 10 में से स्कोर दिया जाए अपने आप को कि मेरे को इतनी नॉलेज है। सर, आपने बिल्कुल सही बात कही। 1 महीने का कोर्स कर लेने के बाद या 2-4 महीने स्टॉक मार्केट में बिता लेने के बाद ये सोचना कि अब मुझे सब कुछ आ गया है, ये बिल्कुल ही गलत होगा मेरे नज़रिए से। मैं लगभग साढ़े 4 साल बिताने के बाद आज भी अपने आप को 10 में से लगभग 4 नंबर ही देना चाहूँगा, हुँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि स्टॉक मार्केट
में आपको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है सीखना, उसके अलावा आपको बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल आपको करंट अफेयर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपका बिहेवियरल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। पैनिक में आपको, जैसे फॉर एग्जांपल पैनिक में कई लोग सेल कर देते हैं, या कोई स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा है तो वो उसको चेज़ करने की कोशिश करते हैं, बहुत ऊपर की प्राइस पे ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं राइट। जब वो बाद में गिर जाता है। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मास्टरी आपको करनी पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर बहुत हम बड़ा बोलें तो सब्जेक्ट है। इसमें नॉलेज आई थिंक अनलिमिटेड है, जितनी नॉलेज आप गेन करेंगे उतना ही प्लस है आपके लिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, इसमें आपको देखिए, अगर मैं एज ए लेमैन बात करूं, आप कोई चीज़ पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको मॉनिटर करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती है तो एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करने के बाद फिर से रीबैलेंस करते हैं। ये एक साइकिल है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस समय पर आप ये देखते हैं कि कौन सा स्टॉक इस समय पर वैल्यूएशन मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि आप जब लेना चाहेंगे तो ऐसा प्राइस उसका लेना चाहेंगे जिसमें ऊपर जाने का पोटेंशियल है। अगर आपको लगता है कि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है तो आप नहीं लेना चाहेंगे। तो पहली चीज़ होगी आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग जब आप लेते हैं। ओके। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा, मॉनिटर। आप उसको मॉनिटर करेंगे कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने, ये राइट। देखने के लिए कि क्या आपकी जो थ्योरी थी, जिस वजह से आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो सही है? क्या स्टॉक उस तरीके से ऊपर जा रहा है? क्या आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे तो आप ऑब्वियसली उसको रिवैल्यूएट करेंगे स्ट्रेटेजी को, और अगर जरूरत पड़ी तो आप उसको रीबैलेंस भी करेंगे। ओके। तो ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है जो हमेशा चलती रहती है। कंटिन्यूस जर्नी है, कंटिन्यूस लर्निंग भी है आई थिंक। कंटिन्यूअस। तो सर अब आप ये बताओ कि आपने इतना टाइम बिता लिया है इसमें, आपकी स्ट्रैटेजी रहती क्या है कि आई थिंक मेन क्वेश्चन है कि कौन सा स्टॉक हम चुने। लेकिन ये चीज़ ऑब्वियसली चुनने में ये तो है नहीं कि हमेशा फ़ायदा ही होगा। आई एम श्योर लॉसेस भी आपने झेले होंगे, बहुत इसके पीछे एक स्ट्रैटेजी होती है, एक प्लान होता है बहुत बड़ा जो मुझे लगता है, वो आप थोड़ा सा बताइए। पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि मैं कैसे एक अच्छा स्टॉक को चुनूं। सर, ये मेरी राय उन सब के लिए है जो ये इस समय वीडियो देख रहे हैं, और स्ट्रैटेजी बेसिकली डिपेंड करती है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो जैसे आप एग्जांपल लें कि कोई व्यक्ति अगर 20 से 30 साल की एज में हैं, वो उस समय ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं। उस समय पर वो ज़्यादा ग्रोथ वाले स्टॉक्स पर फोकस कर सकते हैं, या उस समय पर उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है। ट्रू। इसी तरीके से अगर आप मिडिल एज में किसी आदमी से उसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पूछेंगे जो 40 से 50 के बीच में होगा, जैसे मैं, तो इस समय पर हमारा जो टारगेट होगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क लेने का नहीं होगा। इसके बजाय मेरा टारगेट होगा कि मैं ऐसे स्टॉक्स चुनूं जहां पर डाउनसाइड कम है, ताकि अगर नीचे जाए तो मेरा एटलीस्ट कैपिटल इंटैक्ट रहे। ओके। तो इस वजह से 40 से 50 वाले लोगों के लिए आई थिंक जो स्ट्रेटेजी ज़्यादा वर्क अच्छा करेगी, उस केस में वो लोग अपना डाइवर्सिफाई थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, राइट। बजाय इसके कि वो किसी एक स्टॉक पर एग्रेसिव बैट लें। वो थोड़ा सा बैलेंस करेंगे अपना पोर्टफोलियो ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, या स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में। अगर हम बात करें थोड़ा सा और आगे 60 से 70 साल, तो उस केस में आपकी जो अप्रोच होगी वो कंजर्वेटिव अप्रोच होगी। उस केस में आपका जो फोकस रहेगा आई थिंक प्रोबेबली डिविडेंड स्टॉक्स पे रहेगा, जहाँ पे आपको हर महीने या कुछ महीने में डिविडेंड मिलता रहे, या फॉर एग्जांपल आपकी जो अर्निंग पोटेंशियल है वो चाहे भले ही कम हो, लेकिन एक फिक्स्ड इनकम आपको हमेशा मिले। रिस्क वाला फैक्टर बहुत कम हो। तो इस तरीके से मैंने अपने आप को देखा कि मैं जिस एज कैटेगरी में हूँ उस हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क वाले स्टॉक नहीं लिए। मैंने अपना जो पोर्टफोलियो है उसको थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया। मैंने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया, मैंने इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया, और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। सो आई थिंक मेन चीज़ है वो है कि आपको डाइवर्सिफाई करना है एज पर योर एज स्ट्रक्चर या रिस्क टेकिंग। एज मैंने इस वजह से लिया कि जब आप अर्ली स्टार्ट करते हो तो अर्ली स्टार्ट करने में आपके रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उस समय पर
आपके पास बहुत समय है कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। लेकिन जब आप मिडिल एज में या लेटर एज में स्टार्ट करते हो तो ये अपॉर्चुनिटीज थोड़ा सा कम होती हैं, प्लस उस समय पर आपके पास और बहुत जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जिस वजह से आपको ये लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की उसमें पोजीशन में नहीं हूँ, मुझे चाहे भले ही कम प्रॉफिट मिले लेकिन मेरा लॉस ना हो। लॉस ना हो, राइट। लॉस की बात करें तो आपने लॉस किए अपने प्रोफाइल में? सर ये आपने दुखती रग पे हाथ रखा है, बिल्कुल। और हाँ, मैंने बहुत लॉस किए हैं, मैंने प्रॉफिट भी बहुत देखा है, मैंने लॉस भी बहुत देखा है इस 4 साल में। तो मैं जो एक चीज़ कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। क्योंकि स्टॉक मार्केट, जैसे हम सबने देखा है, सुना है, स्टॉक मार्केट कभी भी वन वे नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट एक ज़िगज़ैग वाली शेप आप बोल सकते हैं कि जिसमें कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी एकदम से बहुत ऊपर जाएगा, कभी एकदम से बहुत नीचे आएगा। इसकी प्रिडिक्शंस करना ओवरऑल मार्केट की या किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की, ये बहुत ही मुश्किल है। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने इसमें अच्छा खासा समय बिता लिया हो, जिनको ये समझ हो कि अच्छा अगर किसी वजह से मार्केट नीचे गई है तो उसकी वजह क्या है, क्या ये एक मोमेंटरी फॉल है और क्या इसमें दोबारा से मतलब पुश बैक आने की संभावना है, या ये कोई और इंडिकेटर है जो कि एक लार्जर डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। राइट। तो अगर आप बहुत ज़्यादा समय इसमें अभी तक नहीं बिता पाए हो या आप अभी नया स्टार्ट कर रहे हो, तो मेरी तो यही मतलब वो होगी कि आप कम पैसे से स्टार्ट करें, थोड़ा सा समय दें। इवन अगर पॉसिबल है तो आप कॉपी पेन लें, आपको जो स्टॉक लगता है आज ऊपर जाएगा उसका प्राइस कॉपी पे नोट कर लें। आपने किस वजह से ये सोचा है कि ऊपर जाएगा, 2 दिन बाद देखें उस कॉपी पे लिखे हुए प्राइस को, क्या सच में ऊपर गया था। राइट। इस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या जिस तरीके से आप सोच रहे हैं मार्केट भी उस तरीके से चल रहा है। अगर आप किसी तरीके से सोच रहे हैं और मार्केट किसी और तरीके से चल रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में कमी है, आपको थोड़ा सा और सीखना है। सो आई थिंक अपने पे टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है ऑन योर लर्निंग एंड योर एजुकेशन इस सब्जेक्ट में, राइट? बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस लेना, लोग पेड कोर्सेज करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने आप से उतना नहीं सीख पाते या आपको अपने आप से सीखने में ज़्यादा समय लग सकता है। Right. अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस लेना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप सीखें अच्छे से। सीखने के बाद भी आप तब तक बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ा रिस्क तब तक ना लें जब तक आप कॉन्फिडेंट हों कि हाँ, मुझे अब इतना पता चल गया है कि अब मेरा एटलीस्ट लॉस नहीं होगा। चाहे मुझे प्रॉफिट ना हो, लेकिन मैं लॉस में नहीं जाऊंगा। जब तक आप अपने आप को इतना कंफर्टेबल नहीं मानते हैं, तब तक आप छोटी इन्वेस्टमेंट ही रखें। ठीक है, अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। मान लीजिए मुझे ABC कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं, मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे कंपनी अच्छी लगती है यार, एमर्जिंग है, सब कुछ है, बट मैं सिर्फ एक लेमैन से देख पा रहा हूँ कि हाँ ये कंपनी मुझे एमर्जिंग लग रही है, मान लीजिए वो कुछ भी चीज़ बना रही है, इसमें यही एक लीडर है, बट आई एम श्योर दैट इज़ नॉट द ओनली फैक्टर कि मैं आँख बंद करके जाऊँ उसके स्टॉक्स ले लूँ। उसके पीछे क्या अपनी एक्सरसाइज रहती है जिसे हम स्टॉक्स एक्चुअली चूज़ करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जो भी लोग देख रहे हैं मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, 2 तरीके की इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली आपको ये बताता है कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग उसका प्राइस इस समय चीप वैल्यूएशन पे है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, तो उस कंपनी का अभी फ़िलहाल जो करंट स्टॉक प्राइस है, वो उसके मतलब वो जस्टिफाई लग रहा है। वो ओके। बहुत ज़्यादा शूटेड प्राइस नहीं है। इसको हम बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसको आई थिंक फेमस किया था मिस्टर वॉरेन बुफे ने। ओके। वॉरेन बुफे जाने जाते हैं अपनी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में आप ये देखते हैं कि
कोई स्टॉक का प्राइस इस समय बिल्कुल जस्टिफाइड है, इससे नीचे जाने की इसकी संभावना कम है, तो उसमें आपका अगर आप क्रॉस देखेंगे नीचे जाने की संभावना कम होगी, ऊपर साइड आपको अपसाइड रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल सकता है। इसमें कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक का प्राइस पिक करने में टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आपको इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, ये इसका एक कॉन्स हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर इज ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टिंग, जिसको मिस्टर पीटर लिंच ने फेमस किया था। ग्रोथ इन्वेस्टिंग बेसिकली ये बताता है कि कोई कंपनी जो इस समय अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, अपने सेगमेंट में वो लीडर भी हो सकती है या अपने सेगमेंट में टॉप 5 में भी हो सकती है, और उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, या उस कंपनी ने जो आपको सर्विस दी हैं वो अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर लूँ तो फॉर एग्जांपल एयरटेल, हम सबको पता है टेलीकॉम फील्ड में इस समय 2 ही प्लेयर्स हैं, जियो और एयरटेल। तो अगर मैं देखूं, आई एम सेटिस्फाइड विद एयरटेल, नए टावर्स लगाते हैं पूरे इंडिया में, हर जगह 5G का नेटवर्क अवेलेबल है, कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हैं, टैरिफ ओके है, तो ग्रोथ इन्वेस्टिंग है। अगर मुझे लगता है कि एयरटेल पे नीचे जाने का कोई वजह है, वो बहुत लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में आने वाला है, ऐसा नहीं है कि कोई एकदम से रेगुलेटरी पॉलिसी बदलने वाली है, राइट, या ऐसा भी मुझे कम लगता है कि जो इनके टैरिफ हैं किसी वजह से एकदम से बहुत नीचे चले जाएंगे। तो इसका मतलब इस कंपनी को मैं अगर आज लूं और 1 साल का मैं आउटलुक रखूं, तो मुझे ये उम्मीद है कि ये पॉजिटिव देगा। इवन दो मैं इस एयरटेल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से कोई स्टॉक चूज करते हैं। ओके, सो मेनली ये 2 फैक्टर्स हो गए, राइट। अब इसमें और थोड़ा सा अगर डीप जाएं तो और भी कुछ होती है, जैसे जी, पीआई वैल्यू होती है, वो सब चीज़ें। मैं बताता हूँ सर। देखिए, जब हम बात करते हैं फंडामेंट, 2 तरीके के हम एनालिसिस करते हैं। 2 तरीके के इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, वो फोकस करता है उस कंपनी के एक्चुअल फिगर्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल, कंपनी की इस साल की सेल्स कितनी रही, कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कितना बनाया, क्या कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जा रही है, क्या कंपनी का प्राइस टू अर्निंग जो है वो स्टेबल है या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, क्या कंपनी हर साल अपने स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, क्या उस कंपनी का मार्केट में अच्छा एक शेयर है, क्या कंपनी एक मोनोपोली कंपनी है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम फंडामेंटल एनालिसिस में कवर करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस सबसे प्राइमरी फोकस होना चाहिए किसी भी स्टॉक इन्वेस्टर का, क्योंकि अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है तो ये हो सकता है कि वो शॉर्ट टर्म में उसका प्राइस ऊपर जाए, बट लॉन्ग टर्म में उसके ऊपर रहने की संभावना थोड़ी सी कम है। ओके, तो पहला फोकस हमेशा फंडामेंटल इन्वेस्टिंग पे करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे हम चार्ट का पैटर्न देखते हैं। चार्ट अगर किसी को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। चार्ट बेसिकली किसी स्टॉक का हर दिन का किस किस प्राइस पर वो ओपन हुआ, कौन क्या प्राइस उसकी उस दिन की हाईएस्ट थी, क्या प्राइस उसकी उस दिन की लोवेस्ट थी, और किस प्राइस पे वो क्लोज हुआ। इन 4 चीज़ों से मिलके चार्ट बनता है, और जब ये वैल्यू आप ओवर द पीरियड एक्यूमुलेट करने लगते हैं और एक ड्राइंग पे बनाने लगते हैं, तो उसको हम बोलते हैं चार्ट। चार्ट पर आप किसी कंपनी का प्राइस देख के बता सकते हैं कि क्या वो कंपनी अप ट्रेंड में है, क्या वो कंपनी डाउन ट्रेंड में है। ओके, और उस चार्ट के बेसिस पर लोग अपना इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्ले करता है एक्चुअली। मैं खुद भी टेक्निकल एनालिसिस देखकर ही किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। सो आप कोई अभी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं? आई थिंक यू आर यूजिंग जीरोधा, जी, राइट? सो जी, अगेन वी आर नॉट प्रमोटिंग जीरोधा, बट ऑब्वियसली एक आई थिंक जीरोधा मैं भी यूज करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लगने लग गया है। इट इज़ वेरी इजी टू एटलीस्ट ट्रैक योर स्टॉक प्राइजेस, कहाँ जा रहा है कहाँ जा रहा है। बट आई थिंक बहुत सारे हैं लाइक मनी कंट्रोल और जो, तो मतलब आप कौन कौन से, बोले तो कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं ये सब देखिए, देखने के लिए? अब ये अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सही टूल्स के बारे में नहीं पता होता, तो वो उतना इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन लेना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप
प्रॉफिटेबल रहेंगे या नहीं, ये इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन किसी स्टॉक के बारे में लिया है या नहीं। मैं जो टूल्स यूज़ करता हूँ, ज़ीरोधा ऑब्वियसली मेरा स्टॉक ब्रोकर है, तो मेरी सारी होल्डिंग्स ज़ीरोधा में है। तो ये टूल मैं यूज़ करता हूँ किसी स्टॉक को खरीदने के लिए या कोई एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो में है उसको बेचने के लिए। तो दिस इज़ ठीक द है। प्राइमरी टूल। इसके अलावा अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। मैं बता देता हूँ मैं कौन-कौन से करता हूँ। मैं चार्ट देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। आई थिंक मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल है अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके। इवन दो ये फ्री नहीं है, इसके फ्री वर्जन में आपको कुछ लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलती है और इसके पेड वर्जन में आपको थोड़ी सी ज़्यादा फंक्शनैलिटी मिलती है। बट ट्रेडिंग व्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टूल दैट ठीक आई है। हैव सीन ओवर द ईयर्स। इसके अलावा मनी कंट्रोल, एज यू सेड, मनी कंट्रोल अगेन, आप किसी स्टॉक की प्राइस फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग द डे अगर आपको देखनी है तो आप मनी कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं। सिंपली खोलिए, मार्केट्स में जाइए, देख लीजिए आज के टॉप गेनर्स कौन से हैं, आज के टॉप लूजर्स कौन से हैं। हम्म। तो मनी कंट्रोल इज़ अगेन ए गुड थिंग। मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ। ट्रेंड लाइन इज़ समथिंग दैट आपको, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके टेक्निकल एनालिसिस, फॉर एग्जांपल टेक्निकल एनालिसिस में आपको मूविंग एवरेजेस होते हैं कि क्या स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है या 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे है। फॉर एग्जांपल उस स्टॉक की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या है, क्या हम्म। आरएसआई नीचे जा रहा है, क्या आरएसआई ऊपर जा रहा है, क्या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जीरो लाइन के ऊपर है, क्या वो राइट। नीचे है। ये सब इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। तो आपको इन टूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, आई वुड डेफिनेटली से। तो ट्रेंड लाइन, मनी कंट्रोल, जीरोधा, ट्रेडिंग व्यू, दीज आर, एंड स्क्रीनर ऑल्सो। स्क्रीनर में बताना भूल गया कल था। हम लोग शायद स्क्रीनर देख भी रहे थे, राइट। स्क्रीनर इस, जब आप जैसे मनी कंट्रोल या ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, ये टूल्स आपको आई थिंक फंडामेंटल फैक्टर्स उतना नहीं बता पाते। स्क्रीनर फ्री टूल है, आप इसमें जाएं, किसी स्टॉक की प्राइस देखें, उसका फंडामेंटल एनालिसिस, उस स्टॉक का पिछले साल क्या प्राइस था, ईयर ऑन ईयर उसके प्रॉफिट्स में बढ़त हुई या नहीं हुई, हम्म। उसकी बैलेंस शीट्स, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो, प्राइस टू बुक रेशो, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी, ओके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, आरओई, आरओसीई, पीई, पीबी, राइट। ये सब इस तरीके के मैट्रिक्स हैं जो आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है। गुड। अब कुछ नंबर से बात करते हैं अपन। एज एन एग्जाम्पल, आइडिया वोडाफोन। मैं सही बताऊं, मैंने ये स्टॉक लिया था आई थिंक मे बी अ ईयर बैक। तब मैंने इसको लिया था, जो मेरा एवरेज बाइंग दिखा रहा था वो 16 रुपये 85 पैसे पे बहुत मैंने लिया बढ़िया था। लिया है। और कुछ टाइम तक बढ़ा, आई वॉज वेरी हैप्पी। जो कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस इतना नहीं है लेकिन आप पहले ही खुश आते हो। मैंने कहा यार ये तो बढ़ रहा है। आपने एक हॉट स्टॉक को चेज किया। राइट। और मैं सही बताऊं, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, यू नो दिस वेरी वेल, है ना। जो कुछ 10-20%, 10-20% बहुत ज्यादा हो, 5-10% जो भी नॉलेज लिया मैंने आपसे ज्यादातर ली है। तो मेरे को वो ठीक लगा एंड आई बॉट इट थ्रू माई ओन विजडम। ठीक है, कुछ टाइम वो अच्छा चला, बट अभी रिसेंटली मैंने देखा है, कुछ मे बी 1 महीने पहले, उस स्टॉक की ऐसी हालत हो गई है कि नाउ इट हैज कम टू 10 रुपीज सम पैसे, राइट। सो अब इस स्टॉक के बारे में आपका पर्सनल व्यू क्या है या पर्सपेक्टिव क्या है? आई एम नॉट सेइंग कि ये बताएंगे कि इसको लो या इसको बेचो, बट एक जनरल परसेप्शन। बिल्कुल, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मैं किसी भी स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे सकता हूँ। मैं सिर्फ उसके फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ये बता सकता हूँ कि ये स्टॉक अभी फेयरली प्राइस्ड है या नहीं, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसकी मैं अपनी तरफ से एक एजुकेशनल गाइडेंस दे सकता हूँ, ठीक है। बस। अब हम बात करते हैं आइडिया की। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, आपको सबसे पहली जो चीज़ है, जो अपने मन में क्लियर होनी चाहिए कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। हम्म। जब मैं ये बात करता हूँ कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? क्या आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं? क्या आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं? या
इस तरीके की चीजें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर आपका नजरिया है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपको बेसिकली वही स्टॉक लेने चाहिए जिनका ग्रोथ आउटलुक ओवर द ईयर्स बेटर होने की पॉसिबिलिटी है। ओके। आइडिया के केस में अगर हम बात करें, हमें पता है कि आइडिया एज ए टेलीकॉम कंपनी बाकी दो प्लेयर से बहुत पीछे है। आइडिया आई थिंक अभी 4G पे चल रहा है, राइट। एयरटेल और जियो 5G पर हैं ऑलरेडी। आई थिंक 6G की भी प्लानिंग हो रही है 6G की जब प्लानिंग हो रही है। ऑब्वियसली Right. हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है दैट इज लाइक इन ए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, बट अगर हम उसके कंपैरिजन में आइडिया को देखें तो इट इज स्टिल क्वाइट बिहाइंड, राइट। अभी 4G पर है, सब्सक्राइबर बेस घट रहा है, इनके टावर्स अगर मैं बात करूं तो एयरटेल या जियो के कंपैरिजन में कम है, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अगर मैं हॉलिस्टिकली सोचूं तो उस हिसाब से मुझे ये लगेगा कि आइडिया जब तक अपने कॉम्पिटिटर्स के एटलीस्ट बराबर ना आ जाए तब तक मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। ये मेरी Okay. पर्सनल व्यू है, क्योंकि देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किसी मार्केट के लीडर के साथ जाना चाहेंगे जहाँ पे आपको पता है कि ग्रोथ स्टेबल है, Okay. या सब्सक्राइबर बेस स्टेबल है, या उसका कंपटीशन मार्केट में ज़्यादा नहीं है। कुछ एग्जांपल ले सकते हैं जस्ट टू कोट? ऐसे बहुत एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आप अभी हम टेलीकॉम कंपनीज की ही बात कर रहे थे, बट किसी और फील्ड में एग्जांपल है। लेट्स से IRCTC? अगर हम एग्जांपल हाँ ले लेते हैं, जैसे लेट्स से आजकल एक बहुत बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है ईवी। EV, यस, इलेक्ट्रिक ठीक है, व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब आपको क्या लगता है ईवी में इस समय इंडिया में कौन कौन से प्लेयर्स होंगे? ईवी में अभी इंडिया में लार्जेस्ट प्लेयर है टाटा। आपको जान के हैरानी होगी कि टाटा का मार्केट शेयर ईवी में किसी भी कंपनी से ज़्यादा है। टाटा के मुकाबले किसी और कंपनी का ईवी का मार्केट शेयर आई थिंक उसका हाफ भी नहीं है। हाफ भी नहीं है, यस। जब ईवी की थीम ने थोड़ा सा मतलब जोर पकड़ना शुरू किया था, आई रिमेंबर दैट टाइम आई थिंक मारुति डाउन प्लेड दिस थीम। आप आज की तारीख में देखो मारुति कहाँ है और टाटा कहाँ है। सही। और पहले टाटा कहाँ थी और मारुति कहाँ थी? बिल्कुल। आप इस चीज को ऐसे देखो कि हमारे हमारे ट्रांसपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने टाइम पर अपने इंटरव्यूज में ये बात बोली है कि हम ग्रीन एनर्जीज की तरफ जाएंगे या फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली हम इंपोर्ट करते हैं पेट्रोल और इंपोर्ट पे हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की जगह ग्रीन फ्यूल्स की तरफ जाने की। तो ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ये एक इंडिकेशन है कि जो कंपनी इस थीम को फॉलो करेगी, अपना प्रोडक्ट्स उसके अकॉर्डिंग निकालेगी, उसका इम्पैक्ट उसके स्टॉक प्राइसेस में भी देखने को मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक टाटा मोटर मैंने शायद देखा था 300 रुपए के आसपास। अच्छा। वो 1000 रुपए के ऊपर गया। बिल्कुल। मैंने नहीं लिया, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि टाटा का ईवी शेयर जो है आज की तारीख में इंडियन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये एक मोनोपोली है। फिलहाल इसको चैलेंज करने में और कोई कंपनी अभी तक नहीं आ रही है। बाद में और कंपनीज ने रियलाइज की अपनी गलती, अब धीरे धीरे पिक कर रहे हैं। बट जिन लोगों ने इसको अर्ली मतलब समझ लिया, उन्होंने अच्छा आई थिंक मुनाफा बनाया होगा टाटा मोटर्स में। और आई थिंक यही समझ अगर आम पब्लिक में भी आ जाए। सी, मेरा मानना है कि फॉर एग्जांपल हमने टाटा मोटर्स का लिया, ईवी में आज वो नंबर 1 है। आई थिंक इसे सोचा भी नहीं होगा कि टाटा ईवी स्टार्ट करेगा। पहली बात तो वो भी अभी फिलहाल नंबर 1 पे आ जाएगा। देखिए आप कितना देखिए ना उनका पोर्टफोलियो, टाटा नेक्सॉन, हाँ, टाटा पंच, आई थिंक हर मॉडल में उनपे ईवी तो एक है ही है। हाँ, और उन्होंने उस समय पकड़ा जब तक किसी और ने नहीं सोचा। एग्जैक्टली। तो ये एक अर्ली स्टार्टर थे। राइट। ऐसे मैं आपको और बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे मोनोपोलीज की बात की जाए तो इंडियन रेलवेज का बोल इंडियन सकते हैं। रेलवेज IRCTC मोनोपोली कंपनी है। या किसी और जगह पे लिया जाए एथॉस, जो हमारी लग्जरी ब्रांड लग्जरी घड़ियों को इंपोर्ट करती है। आई थिंक VBL इज आल्सो वन ऑफ वरुण बेवरेजेस। मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है, इवन दो आई थिंक मोनोपोली में नहीं होगी, बट अगेन मार्केट शेयर इतना ज्यादा है कि उसको बीट करना किसी और कंपनी के लिए बहुत चैलेंजिंग होगा।
एटलीस्ट फॉर द क्वाइट सम इयर्स। करेक्ट। सो एज एन इन्वेस्टर आई थिंक आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा उस कंपनी पे। एज एन एग्जांपल टाटा मोटर्स, अब आप देख रहे हैं कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का है, इको फ्रेंडली वाला है, जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि होगा। हम देख रहे हैं कि टाटा कैसे हर मॉडल में एक ईवी ला रहा है। सो आई थिंक बेस्ट टाइम इज टू इन्वेस्ट योर brand and then invest in it. I think it's a big indication, at least from government side, कि भाई हम ये कर रहे हैं, so right time to invest in it. कह सकते हैं ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। Okay. देखिए, आई थिंक इंडिया की जीडीपी अगर आप देखें, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और जब बाकी देशों की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है या जाने के चांसेस हैं, उस समय पर इंडिया इतना ग्रो कर रहा है। इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज सही हैं। Right. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंपनीज जो हैं उनमें लोगों का ट्रस्ट है, और इवन फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट में पैसा बनाने के चांसेस तो 100% हैं। 100%. जब इवन FIIs भी यहाँ आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल आई थिंक टेस्ला भी आने की बहुत कोशिश कर रहा है बहुत सालों से। और सारी कंपनीज जो हैं इस ग्रोथ पोटेंशियल को टैप करना चाहती हैं, अपना अपना प्रॉफिट इस लार्जर चंक में से लेना चाहती हैं। True. तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बोलूँ तो क्या हुई, आपकी करंट अफेयर्स की नॉलेज और किसी स्टॉक के फंडामेंटल का एनालिसिस। अगर आप ये दो चीज अच्छे से कर सकते हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। कुछ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जरूर हैं जो आप में होने चाहिए, फॉर एग्जांपल पेशेंस। स्टॉक मार्केट में कई लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ओवरनाइट अमीर बन जाऊंगा, या फिर ऐसा उनकी सोच होगी कि मतलब यहाँ पैसा लगाने के बाद सिर्फ बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो दिस इज ए मिथ। यस। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हैं, अगर आप करंट अफेयर्स की नॉलेज ले रहे हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग है, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है, अगर आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया हुआ है, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप सक्सेसफुल ना हो। राइट। सो आई थिंक स्टॉक मार्केट आपको बहुत चीज़ें सिखाता है, जो कि हम आज सुबह भी बात कर रहे थे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट, और रिस्क मैनेजमेंट हो गया, पेशेंस, जो कि ज़्यादातर लोगों में आज के टाइम पे खासकर नहीं है। तो तीन चीज़ें तो आपको ज्ञान मिल ही जाता है। और थ्योरेटिकल ज्ञान की बात करें तो इकोनॉमिक्स आ गई, फाइनेंस आ गया, मैथ आ गई। तो आई थिंक सारी चीज़ें ही ओवरऑल एक पैकेज बन जाता है ये स्टॉक मैनेजमेंट। वेरी गुड। अब सर थोड़ी सी इंट्राडे के बारे में बात करें। इंट्राडे ट्रेडिंग जो बोलते हैं हम लोग, अगेन मुझे लगता है बहुत बड़ा मिथ है लोगों में, यार आज 100 रुपये मैंने लगाए, एंड के डे में हुए 110 रुपये, बेच देता हूँ। ठीक है, बेच दिया। हो सकता है ये गैम्बल एक दिन चले, 2 दिन चले, तीसरे दिन ऐसा पलटी मारे कि आपको समझ ही ना आए कि यार मुझे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। बट मेरा मकसद है कि मुझे रोज 10 रुपये कमाने ही कमाने हैं। सो इंट्रा डे में ऐसा क्या नॉलेज गेन की जाए कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट आना चालू हुए कि हाँ यार मैं इंट्राडे कर सकता हूँ, और या फिर इंट्राडे करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब और ये एक्सपीरियंस लोग ही कर सकते हैं? देखिए, हम इसको बोलते हैं टाइमिंग द मार्केट। ओके। कई लोग ऐसे हैं जिनका ये व्यू है कि कोई भी स्टॉक बुरा नहीं है, देयर इज नो स्टॉक दैट इज बैड, इट्स ओनली द टाइम व्हेन यू परचेज्ड इट। ऐसी कुछ थ्योरीज हैं मार्केट में। फॉर एग्जांपल, आइडिया की हमने अभी कुछ देर पहले बात की, तो हो सकता है वो फंडामेंटली उतना अच्छा ना हो, बट लेट्स से अगर किसी ने उसको लो प्राइस पे लिया, मोमेंटम प्ले किया और उसको ज़्यादा प्राइस में बेच दिया, दैट मीन्स उनके लिए आइडिया बुरा नहीं है। बिल्कुल। तो टाइमिंग द मार्केट, अगर आपको ये चीज़ अच्छे से आती है, आप स्टिल प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट जहाँ तक ये टाइमिंग द मार्केट की बात है, इंट्राडे की बात है, मैं एक चीज़ बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ उतनी आसान है नहीं जितनी देखने में लगती है। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रैप भी होते हो, कई बार ऐसा भी होता है कि आप 4 दिन इंट्राडे प्रॉफिट में रहो और 5वें दिन आपका चारों के चारों दिन का प्रॉफिट चला जाए। ये बिल्कुल पॉसिबल है, इवन उससे भी ज़्यादा चला जाए, लॉस में भी जा सकते हो।
तो अगर आप इंट्राडे करते हो, जो कि नॉर्मली नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, अनलेस आपको अच्छे से नॉलेज है। अगर आप करते हो तो कुछ चीजें हैं जो आपको पहले से सोच लेनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आपका एक फैक्टर होता है स्टॉप लॉस। ओके। आपको आपका टारगेट और स्टॉप लॉस किसी भी चीज का पहले से पता होना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आपका जो स्टॉक है वो स्लोली ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इंट्राडे की वॉलेटिलिटी किसी स्टॉक में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। उतनी वॉलेटिलिटी हो सकता है कि आपके रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट ना हो, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ जाए। ओके। ठीक है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए एडवाइजेबल है जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके इंट्राडे करना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से पता है, लेट्स से कि मैंने कोई चीज़ 10 रुपये पे ली, मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ प्रॉफिट लूँ और मैं उसको बेच दूँ। उस समय पर इमोशंस भी प्ले होते हैं। मान लो वो 10 से 11 पे चली गई, बट स्टिल मेरे मन में लालच आता है 11 पे आई है, हो सकता है 12 पे भी जाए, तो मैंने उसको 11 पे नहीं बेचा। दैट मीन्स कि जो मैं अपने मन में टारगेट लिया हुआ था, नाउ आई एम ओवरलुकिंग दैट बिकॉज ऑफ द इमोशंस प्ले। ओके। और ये मुझे इंट्राडे में बहुत नुकसान की वजह बन सकता है। सो इमोशंस को बिल्कुल साइड रखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे ट्रेडिंग में इमोशंस को आपको बिल्कुल साइड रखना पड़ेगा। अगर आप इमोशंस के साथ स्टॉक मार्केट में उतरते हैं तो आप 100%, मैं कहता हूँ 100% सक्सेसफुल नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों के लिए है जो इमोशंस में किसी स्टॉक को ऊपर जाने पे ना खरीदें या पैनिक सेलिंग नीचे आने पे ना करें। ओके। सो यू शुड नॉट बी इमोशनल, रादर आप आपकी स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल। एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसको कई ज़्यादा लोग, हाँ कई फैक्टर लोग, में ये लाएं। देखिए एक ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है हाँ। हमारे अंदर। मैं खुद अपने आप को इस चीज़ का बताता हूँ कि मुझे खुद बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि हम कई चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम इन लॉस, मेरी ये कोशिश होगी कि एटलीस्ट मुझे लॉस ना हो, अगर ये प्राइस टू प्राइस आ जाए तो मैं इसको निकाल लूँ। बट इन द सेम इवेंट मैंने ये नहीं सोचा कि नीचे जाएगा तो नीचे कितने पे मुझे निकालना है। मैं पूरे दिन यही देखता रहूंगा कि अच्छा ये अब प्राइस पे आ जाए तो मैं निकाल दूंगा। प्राइस पे आ जाएगा तो हो सकता है मैं ये सोचने लगूं कि चलो अब थोड़ा सा ऊपर जाए तो निकाल दूं। राइट। ऐसा होता नहीं है। आपका एक स्टॉप लॉस आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। लॉस हो गया है, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। देयर इज नोबडी हु हैज नेवर गॉट एनी लॉस इन देयर स्टॉक मार्केट जर्नी। ऐसा कोई आई डोंट नो होगा, हो भी सकता है बट आई डोंट नो, मैंने तो आज तक नहीं देखा। ओके। एक अपन डेटा की भी बात करते हैं, जो हम सुबह बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल इतने करोड़ लोग अगर डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं एवरी डे, तो उसमें से 90% तो ऑलरेडी क्लोजिंग की रिक्वेस्ट आ रखी होती है। इज दैट ट्रू? बिल्कुल। अगर आप देखें, जब ये 2020 का कोरोना वाला इवेंट आया, उस समय पर अगर आप देखें कितना ज़्यादा स्टॉक मार्केट कोलैप्स हुआ। जिन लोगों ने उस समय पर अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ होगा, उन लोगों के लिए तो वो लॉस देखना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। सालों सालों का प्रॉफिट एक दिन में उड़ जाता है। तो पैनिक सेलिंग, अगेन अभी हम बात कर रहे थे, इमोशंस की वजह से आपने कर दिया बट उसके बाद फिर से उठा, राइट। तो आपको ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें। पहली तो बात ये, जो ये डेटा, जहां तक बात है डीमैट वाली, अभी हमने देखा 2020 के बाद से हमारी इकोनॉमी राइज पे है। यस। गवर्नमेंट सेंटर में स्टेबल है, ठीक है। जो इकोनॉमिक हमारे डिसीजंस हैं, आई थिंक समहाउ वो हमारी मार्केट में रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे सोलर में आप देखें, ग्रीन एनर्जी में, ईवी में आप देखें, एआई में आप देख लें, या इवन आजकल एक नया प्ले आ रहा है सेमीकंडक्टर, यस। उसमें देख लें। तो पॉइंट ये है कि लोग फैसिनेट होते हैं, उनको ये लगता है कि पैसे बनाने के चांस हैं। नए लोग आते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं,
ऐसे ऐसे लोग हैं जो 18 साल के अभी सिर्फ हुए हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, बट उनको आते ही बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। दे शुड बी एम्बिशियस, बट दे शुड कीप द रिस्क मैनेजमेंट इन माइंड। बेबी स्टेप लें, बेबी स्टेप लें। राइट। जब ऐसा नहीं होता है तो आपको दिखता है कि अच्छा इतने डीमैट अकाउंट क्लोज हो गए। उसकी वजह यही थी, जल्दी में आए, जल्दी में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी, कहीं से लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी से उधार लेके इन्वेस्टमेंट कर दी, अपना घर गिरवी रख के इन्वेस्टमेंट कर दी। आई कैन नॉट टेल यू कि मुझे कितना दुख होता है। मैंने खुद भी लॉस अपने जीवन में बहुत किए हैं, बट इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट लोन लेके बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करता है जो यहाँ पर अपना टाइम दे सकते हैं। Right. अगर आप टाइम नहीं दे सकते, आप में पेशेंस नहीं है, ओवरनाइट आप अमीर होना चाहते हैं, तो यू आर गैम्बलिंग। और स्टॉक मार्केट किसी को वैसा ही रिवॉर्ड करता है जैसा वो पर्सपेक्टिव लेके आया है। अगर आप गैम्बलिंग का पर्सपेक्टिव लेके स्टॉक मार्केट में आए हैं तो आपको गैम्बलिंग वाले रिटर्न मिलेंगे। अगर आप इन्वेस्टर वाला माइंडसेट लेके आए हैं तो आपको इन्वेस्टर वाले रिटर्न मिलेंगे। और आप स्टॉक में बिल्कुल नहीं कर सकते, सो आई थिंक दी अदर ऑल्टरनेटिव इज टू इन्वेस्ट थ्रू SIPs, म्यूचुअल फंड, जहाँ एक अलग एक्सपर्ट टीम है जो आपके बिहाफ पे कर सकती है। बिल्कुल। ये उसलिए जब आप नहीं करना चाहते, आपसे नहीं हो रहा, मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई इसको कर पाए। मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं करना चाहता इसमें। आई वांट टू रादर इन्वेस्ट माय टाइम इन माय एक्टिव अर्निंग। हाँ, मैं किसी को आउटसोर्स करना चाहता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट कर दे और वेल्थ जनरेट हो, राइट। देखिए, मैं म्यूचुअल फंड में भी अगेन ये बात बोलूँगा कि म्यूचुअल फंड भी अपनी एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देते ही हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, उनका जो रिस्क है वो आपसे कम हो सकता है। रीज़न इज कि वो लोग एक्टिवली इन्वेस्टेड रहते हैं, उनको स्टॉक मार्केट की समझ एक एवरेज इन्वेस्टर से थोड़ी सी ज़्यादा है। प्लस एवरेज इन्वेस्टर जो है, हो सकता है पूरा समय स्टॉक मार्केट को ना दे पाए, कंटिन्यूस लर्निंग ना ले पाए, या उसको करंट अफेयर्स की उतनी नॉलेज ना हो। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप बिल्कुल नए हैं मार्केट में और आपको अभी डाइवर्सिफिकेशन का, रिस्क मैनेजमेंट का, या कंटिन्यूस लर्निंग का, या और बाकी चीज़ें जो मैंने अभी बोली उनका इतना अच्छे से अभी नहीं पता है, तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बेटर अप्रोच हो सकती है, बजाय आप डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग करें। एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए मैं 100 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं नया हूँ बिल्कुल, मुझे अभी सीखना भी है, बट आई डू नॉट वांट टू लूज दैट टाइम। तो मे बी 75% मैं म्यूचुअल फंड में कर दूँ थ्रू समबडी एल्स, और 25 जो रुपए हुए वो मैं शायद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऑब्वियसली ऑन माई ओन रिस्क, बट एटलीस्ट आई विल लर्न समथिंग। हो सकता है ये 25 पे इन्वेस्ट करते करते से आफ्टर 5-6 ईयर्स में शायद इतना कॉन्फिडेंस आ जाए, सब कुछ आ जाए कि मैं वो 100 रुपये खुद ही इन्वेस्ट कर पाऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हमने आई थिंक स्टार्टिंग में बात करी थी डाइवर्सिफिकेशन की। जब हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन की तो हम इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। आप अपने कोर पोर्टफोलियो का लेट्स से 60 से 70% म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, ठीक है, 5 से 10% आप ETF में लगाते हैं, 10% इक्विटी में लगाते हैं, और बाकी लेट्स से 5-10% बॉन्ड्स में लगाते हैं। दिस वुड बी वन ऑफ द बेटर स्ट्रेटेजी रादर देन डूइंग 100% इक्विटी। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्केट की वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट बेटर हेज कर सकते हैं। ट्रू, ठीक है। तो आपकी मार्केट में हेजिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है तो आप इंडेक्स का फ्यूचर हेज कर सकते हैं, सो दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी आए और स्टॉक गिरे तो आपका फ्यूचर के हेजिंग में आपका वो कवर हो जाए। तो कुछ ना कुछ आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए कि अगर मार्केट वन साइड ना जाए, ऊपर ना जाए, नीचे आए, तो कोई और इंस्ट्रूमेंट है जो आपको पैसा कमा के दे दे। राइट, ओके। सो आई थिंक मुझे एक आइडिया आ रहा है, सही बताऊँ तो ये हम शायद ऑडियंस को करके भी दिखा सकते हैं। अभी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, मे बी लेट्स सी इफ देर आर कमेंट्स की कुछ आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहे और आप लाइव एक एक्सरसाइज कर पाएँ कि कौन से स्टॉक्स को कैसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। जो भी आपने फैक्टर्स बताए, हमने वर्बली तो बोल दिया है, बट वो कभी कभी
जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते उसका समझ नहीं आया था. सो लेट्स सी, अगर आप लोगों को जानना है कि उन स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, सो आई थिंक वी कैन डू अ सेशन, अ लाइव सेशन में भी कर सकते हैं, है ना. वी कैन एक लाइव अपन कर सकते हैं और उसमें जो भी कमेंट्स आएंगे उनको भी पिक कर सकते हैं. देयर एनी क्वेश्चंस आंसर्स लाइव वी कैन डू मार्केट में हम दिखा सकते हैं. देखिए क्या होता है, लाइव मार्केट में भी आपके जो रूल्स हैं फंडामेंटली चेंज नहीं होते हैं. दैट. आप देखते हैं मोमेंटम प्ले जब आप करते हैं, लेट्स से हम लाइव मार्केट में अभी का फिलहाल दिखाना चाहते हैं, राइट. उस केस में हम देख सकते हैं अभी की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से चार्ट पर कौन सा स्टॉक बेटर प्लेस्ड दिख रहा है, अपने मोमेंटम इंडिकेटर्स के हिसाब से बुलिश कैटेगरी में है, और एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पर हम ले सकते हैं, और अगर वो उस पे ऊपर जाता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और नीचे अगर आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस लेते हैं. ये एक सिंपल सी अप्रोच है. ठीक है. अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप में स्टॉप लॉस भी एक्सेप्ट करने की ताकत होनी चाहिए. ठीक है. ये रूल आप फॉलो करेंगे हर रोज तो आप प्रॉफिटेबल जरूर बनेंगे. So I think let us spread this knowledge maybe in our next live session. करके दिखा देंगे कि चार्ट्स को कैसे रीड किया जाता है. मान लीजिए मेरे पास 10 पेनी स्टॉक्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें से मैं कौन सा स्टॉक पिक करूं, कैसे करूं, इसकी बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं, वो अपन शायद कर सकते हैं. सो आप लोग कमेंट्स में बताइए, इफ यू वांट टू हैव द सेशन वी कैन डेफिनेटली हैव विद सर. और आई थिंक आई एम श्योर वुड बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ अस इन जी फैक्ट. बिल्कुल. मेरे खुद के लिए भी मैं बताया कि मैं अपने आप को 10 में से 4 से 5 पॉइंट ही देना चाहूँगा. इवन दो मुझे ये लगता है कि मार्केट में आपकी लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती. ट्रू. मैं अपने लिए जो एक कोट यूज़ करता हूँ, दैट इज़ ईदर आई अर्न और आई लर्न. इसका मतलब ये है कि किसी दिन मैं प्रॉफिट में रहूँगा, किसी दिन मैं शायद लॉस में भी रहूँ, बट उस दिन मैं कुछ ना कुछ चीज़ नई लर्न ज़रूर करूँगा. बिल्कुल. तो मैं अपने आप को प्रॉफिट में मानता हूँ. मैंने पहले बार जब स्टार्ट किया था, मेरा मानना ये था कि आपकी लर्निंग ही आपका सबसे बड़ा पूंजी है जिसको कोई चुरा नहीं सकता. सही बात है, लर्निंग ही सबसे बड़ी अर्निंग है. और आई थिंक 3 इडियट्स आप सबने देखी होगी, है ना. राइट. उसमें वो ये बोलता है कि आप क्या चीज़ फॉलो करो, आप मतलब वो फॉलो करो, अपना इंटेलिजेंस फॉलो करो, है. सक्सेस झक मार के पीछे आ जब मार के जाएगी. पीछे आएगी. तो Exactly. अगेन शॉर्ट टर्म में आप लॉस को एक्सेप्ट करो, ठीक है, अपना रिस्क मैनेजमेंट सही रखो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स हैं जैसे पेशेंस, उन सबको वो करो, क्या बोलते हैं, इमोशंस का प्ले मत रखो. अगर आप ओवर द पीरियड ये चीज़ें मास्टर करते हैं तो आप देखेंगे कि आप बहुत लंबा जा सकते हैं, आपको डीमैट क्लोज नहीं करना पड़ेगा. सही बात है. और अच्छी चीज़ ये है, इसमें कोई रिटायरमेंट की लिमिट नहीं है. कुछ भी नहीं आपको है. 60 साल बाद रिटायर नहीं होना है. आप थोड़ा बहुत जो भी आपको लगता है कि महीने की ये एक्स्ट्रा मेरी सेविंग है, उसमें से भी थोड़ा सा पार्ट लो, ये सब स्टडी करो, लगाओ. ओवर द पीरियड आप एक बहुत अच्छा कॉर्पस बना सकते हो. राइट. So sir, thank you so much for your time. First of all, अभी दी इन्फॉर्मेशन दी, आई एम श्योर बहुत लोगों को थैंक यू सो मच. हेल्प करेगी ये. क्लोज करने से पहले कोई ऐसी रिकमेंडेशन, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी बुक, कोई ऐसा आर्टिकल जो आप रेकमेंड करेंगे ऑडियंस को कि एक फाइनेंस पर्सपेक्टिव से या स्पेशली स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से एक बार तो पढ़नी चाहिए. जी बिल्कुल. मैं आई थिंक बार बार यही बात बोल रहा हूँ, कंटिन्यूअस लर्निंग इज द कीवर्ड. कंटिन्यूअस लर्निंग, इसके अगेन 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. प्रोफेशनल गाइडेंस आप ले सकते हैं, आप बुक्स लें, बुक्स पढ़ें. ऐसी बहुत बुक्स हैं जिनमें आपको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको नहीं पता थी, और आप फॉलो करेंगे तो आई थिंक आपका सोचने समझने का नज़रिया इम्प्रूव होगा, और आपका होपफुली वो ट्रेडिंग डिसीजंस में भी इम्पैक्ट करेगा. तो आई थिंक जो पहली मैं बुक रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज़ द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राम. Okay. Very good book. I think you should definitely read it. There are a few more books, I think, like the Growth Investor by Louis Navellier. That's also, I think, one very nice book. और भी हैं आई थिंक. इसके अलावा हमने ज़ीरोधा की बात की थी. ज़ीरोधा वार्सिटी एक ऐप है जहाँ पे ज़ीरोधा ने ये इनिशिएटिव लिया कि वो अपने इन्वेस्टर्स को बताएं कि स्टॉक मार्केट
बेसिकली कैसे वर्क करता है। उसमें आपका फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताया गया है, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया गया है। फ्री ऐप है, ज़ीरोधा वार्सिटी, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, पढ़ें, बहुत अच्छा है राइट, और बहुत लेमन लैंग्वेज में बताया है। ओके, ग्रेट। सो आई थिंक बहुत सारी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं थ्रू बुक्स, थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। यूट्यूब पे बहुत बहुत सारा मटेरियल है जो कि ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू इट एंड आई एम श्योर आप बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे। विभोर जी, बहुत अच्छा लगा। होपफुली हम लोग लाइव सेशन बहुत जल्दी करेंगे एज पर रिकमेंडेशन गिवन बाय आवर ऑडियंस। और अपने कमेंट भेजिए सर, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दोज। थैंक यू परफेक्ट, सो मच। थैंक यू।